हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीआर एकेडमी। मैं दानिश शर्मा एक बार फिर से आप सभी के लिए एक नए वीडियो के साथ। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं एटमॉस्फेयर के बारे में, है ना। जैसा हमारा जो आपको पता होगा जो सिलेबस है ज्योग्राफी का, तो उसमें जो यूनिट फर्स्ट में ऑलरेडी ये मेंशन है कंपोजिशन ऑफ एयर एंड एटमॉस्फेयर, है ना, इसके बारे में। तो इसी में आज हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। और आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था हाइड्रोस्फेयर के बारे में, यानी जलमंडल के बारे में पढ़ा था। जैसे ज्योग्राफी का जो मेन 4 फैक्टर्स है ना, लिथोस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है और बायोस्फेयर। तो हाइड्रोस्फेयर को हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। आज हम लोग कवर करेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, पूरे एंड तक वीडियो को देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, हमारा एटमॉस्फेयर। देखिए, एटमॉस्फेयर मतलब क्या हो गया, वायुमंडल, है ना। अब देखिए क्या होता है एटमॉस्फेयर, वायुमंडल क्या होता है, इसको पहले समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम लोग वायु के बारे में। ये जो वायुमंडल है, तो स्पेयर तो समझ गया, मंडल कि जो गैसों को जो चारों तरफ एक क्षेत्र जो रेडियस बन जाता है, माने किसी भी चीज़ का जो सबसे ज़्यादा सघन मात्रा में होता है उसको हम लोग मंडल कहते हैं, यानी उस क्षेत्र का वो स्पेयर हो जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग लिथोस्फीयर या हाइड्रोस्फीयर के बारे में जब बात करते हैं, तो हाइड्रोस्फीयर में क्या था, चारों तरफ खाली जल ही जल था, तो उस स्फीयर को हम लोग क्या बोलते हैं कि जल मंडल। उसी तरह चारों तरफ जो वायु है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल। ठीक है, ये स्फीयर आप समझ गए। दूसरा एक वर्ड है इसमें वायु। देखिए यहाँ वायु का मतलब होता है क्या, जैसे एयर, एयर मतलब क्या हो गया, वायु, हवा। तो हवा का ना कोई कलर है ना, ना कोई इसका स्मेल है, ये रंगहीन है, कलरलेस है और ऑर्डरलेस है, ना कि इसका स्मेल है। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है। सिर्फ हवा को हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो गैसेस है हमारे एटमॉस्फेयर में, अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे पूरा, तो वो जो गैसेस है उसकी अपनी एक अलग फीचर्स है, उसकी जो एक अलग स्पेशलिटी है। किसी का कलर अलग है, किसी का रंग अलग है, किसी बहुत ज़्यादा स्मेल है। ठीक है, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन पार्टिकुलर अगर हम हवा के बारे में बात करेंगे, तो हवा क्या है, हवा एयर इज़ ए इनविजिबल, ये अदृश्य, हम इसको ना देख सकते हैं, सिर्फ इसको क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, और ये एक पार्टिकुलर स्पेस लेता है हमारा एयर। ठीक, तो यहाँ पर देखिए एक एयर हो गया, एयर तो आप समझ गए। एयर में एक वर्ड आता है वायु में, तो हम लोग कहते हैं विंड। ठीक है, विंड मतलब भी क्या होता है, ये भी हवा होता है? नहीं, एक्चुअली जो एयर है, यानी मूवमेंट ऑफ द एयर, मूवमेंट ऑफ द एयर इज कॉल्ड विंड। ठीक है, जब ये विंड, जब हवा क्या होता है, जो वो गति में आ जाता है। ठीक है, कोई हवा जब एक्शन में आ जाता है, कभी वो पूरब से चल रहा हो जिसको हम लोग पूर्वैया बोलते हैं, या पश्चिम से चल रहा हो, ठीक है, यानी हवा में जो गति हो जाता है, तो उस गति के बाद तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। तो आपको समझ में आया हो कि एयर एक अलग चीज़ है और विंड एक अलग चीज़ है, दोनों है एक ही चीज़, लेकिन जब ये हवा गति में हो जाता है तब हम लोग उसको क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। तो हम लोग बात करते हैं वायुमंडल के बारे में, यानी एटमॉस्फेयर के बारे में। ठीक है, तो हमारा जो पृथ्वी है, हमारे पृथ्वी के चारों तरफ विभिन्न गैसों का जो सम्मिलित रूप है, यानी बहुत सारे गैसों का जो मिश्रण है, जो पृथ्वी की सतह से लेकर के, यानी यहाँ सतह से लेकर के कई सौ किलोमीटर से हज़ारों किलोमीटर तक क्या है, पूरा एक्सपेंड किया हुआ, पूरा चारों तरफ फैला हुआ है। ठीक है, वो एज ए टाइप ऑफ ब्लैंकेट या एज ए टाइप ऑफ इन्वेलप की तरह क्या करके रखा है, पृथ्वी को पूरा ढक करके रखा है, पृथ्वी को पूरा ओढ़ करके रखा है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं वायुमंडल। ठीक, यानी कि ये देखिए, ये हमारा जो अर्थ है, इस तरह से ये अर्थ है, तो अर्थ के जो चारों तरफ एज ए टाइप ऑफ इन्वेलप, और यानी ब्लैंकेट ही बोलिए कि ब्लैंकेट की तरह चारों तरफ क्या है, उसको ढक करके रखा हुआ, उसको ओढ़ करके रखा हुआ, कौन, हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा वायुमंडल। और वायुमंडल में क्या है, बहुत सारे गैसेस है। ठीक है, मिक्सचर ऑफ गैसेस कह सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर हो गया, मीथेन हो गया, बहुत सारे गैसेस हैं। सारे गैस मिलकर के क्या करते हैं, वायुमंडल का निर्माण करते हैं, जो कि पृथ्वी को चारों तरफ से ढक करके रखते हैं। अब देखिए, इसका जो विस्तार है, विस्तार मैंने आपको क्या बताया, कई सौ किलोमीटर से लेकर के हज़ारों किलोमीटर तक, मतलब ये जो पृथ्वी का सतह है, यहाँ से लेकर के जितना ऊपर जाएंगे पूरा आउटर स्पेस तक, यानी उसके पास स्पेस स्टार्ट हो जाएगा, अंतरिक्ष, तो वहाँ तक पूरा क्या, वायुमंडल का पूरा फैलाव है। ठीक है, हमारे सतह से लेकर के पूरा आउटर स्पेस तक। ठीक, लेकिन एक बात यहाँ पर याद रखिएगा कि 99% जो भाग है एटमॉस्फेयर का, 99% जो भाग है एटमॉस्फेयर का, वायुमंडल का,
वो केवल सतह से लेकर के ओनली 32 किलोमीटर, यानी कि सिर्फ 32 किलोमीटर तक ही इसका विस्तार है। किसका? 99% गैस का, ठीक है। यानी जितना भी वायुमंडल में गैसेस हैं, ठीक है, तो वायुमंडल का जो विस्तार हम लोग देखें कहाँ, स्पेस तक है, लेकिन 99% जो भाग है वायुमंडल का वो सिर्फ 32 किलोमीटर तक, सतह से लेकर के पूरा जो ऊपर हम लोग जाएंगे 32 किलोमीटर तक, वहीं तक पूरा वो एक्सपेंड किया हुआ, ठीक है। उसके ऊपर जो कुछ हल्की गैसेस हैं, ठीक है, धीरे धीरे वो खत्म होने लगती है और हज़ारों किलोमीटर ऊपर चली जाती है। एक बात अब देखिए, एक चीज़ यहाँ पर और है कि ये वायुमंडल किस कारण पूरा हवा में टिका हुआ है ना। ये क्या है, पूरा हवा में है, हमारे ऊपर है। तो ये हवा में जो टिका हुआ है, इसका टिकने का जो मेन कारण है, मेन रीज़न है, ओनली ऑन वन रीज़न एक ही है, वो है पृथ्वी के अंदर जो हमारा ग्रेविटेशनल पुल है, यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उस वायुमंडल को क्या करके रखा, अपनी ओर अट्रैक्टिव करके रखा, अपनी ओर आकर्षित करके रखता है, उसको ऊपर जाने नहीं देता है, ठीक है। तो आपको दो बातें इसमें याद रखना है। एक कि 99% जो भाग है एटमॉस्फेयर का वो सिर्फ 32 किलोमीटर तक है। किस कारण टिका हुआ है, चारों तरफ से उसको ढक करके रखता है, तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उसके कारण क्या है, पूरा टिका हुआ है, ठीक। एक चीज़ याद रखिएगा एटमॉस्फेयर में कि इसकी जो उत्पत्ति हुई थी, यानी इसका आधुनिक विकास जो माना जाता है एटमॉस्फेयर का, वो माना जाता है प्री कैम्ब्रियन पीरियड में, ठीक है। प्री कैम्ब्रियन पीरियड में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, यानी ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर, जो लगभग 60 करोड़ ईयर्स एगो, ठीक है, 60 करोड़ साल पहले इसकी उत्पत्ति, इसका विकास माना जाता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना ओरिजिन ऑफ द अर्थ, तो पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, उसी तरह जो एटमॉस्फेयर की उत्पत्ति कब हुई, तो ये हुई है प्री कैम्ब्रियन पीरियड में, यानी कि 60 करोड़ साल पहले, ठीक है। तो वायुमंडल आ गया। अब हम लोग वायुमंडल का जो निर्माण कैसे हुआ है, इसका जो कंपोजिशन है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर जो है ये बेसिकली 3 एलिमेंट से बना है, ठीक है। बेसिकली जो मेन 3 एलिमेंट्स है, मेन यानी मुख्य रूप से 3 एलिमेंट्स है, उसी एलिमेंट से वायुमंडल का निर्माण होता है, ठीक है। सबसे पहला है गैसेस, सेकेंड इज वाटर वेपर यानी जलवाष्प। एक्चुअली वाटर वेपर जो है ना, ये वाटर का ही गैसी रूप है, ठीक है, यानी जल का ही गैसी रूप ही वाटर वेपर है। एंड थर्ड इज एरोसोल, ठीक। तो यानी कि एटमॉस्फेयर का जो कंपोजिशन है, एटमॉस्फेयर का जो निर्माण करता है, वो बेसिकली 3 एलिमेंट्स हैं। एक है गैसेस, ठीक है, दूसरा वाटर वेपर और तीसरा है एरोसोल। तीनों गैसेस ही फॉर्म है, तीनों को समझते हैं विस्तार से, ठीक है, कि इसमें हम लोग समझेंगे पहले गैसेस क्या है, वाटर वेपर क्या है, और एरोसोल के बारे में पूरा विस्तार से आगे समझते हैं। तो हम लोग बात करते हैं अब सबसे पहले एलिमेंट्स जो है गैस, यानी गैस के बारे में। देखिए, सबसे पहला एलिमेंट हमारा गैस है, और वायुमंडल का जो निर्माण है वो 2 प्रकार की गैसों से हुआ है, ठीक है। 2 प्रकार की गैसों, सबसे पहला है हमारा कांस्टेंट या परमानेंट गैस बोल सकते हैं इसको, ठीक, और दूसरा है हमारा वेरिएबल गैस। यानी वायुमंडल का जो निर्माण होता है वो 2 प्रकार की गैसों से होता है, ठीक है। एक होता है हमारा कांस्टेंट या परमानेंट गैस, और दूसरा हमारा वेरिएबल गैस, ठीक है। इसको हम लोग बोल सकते हैं स्थिर गैस है या फिर स्थायी गैस है, ठीक, और वेरिएबल गैस हो गया मतलब परिवर्तनशील गैस है, ठीक। तो अब देखिए, इसमें जो कांस्टेंट या परमानेंट गैस है वो है मुख्य रूप से, जैसे नाइट्रोजन ये परमानेंट गैस है, ऑक्सीजन, आर्गन, ये तीनों क्या है, पूरा कांस्टेंट और परमानेंट गैसेस है। जबकि वेरिएबल गैसेस कौन कौन से हैं, वेरिएबल गैसेस है वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, मीथेन एटसेट्रा। ये बाकी सब जो गैसेस है वो हो जाते हैं हमारा वेरिएबल गैसेस, यानी परिवर्तनशील गैसें। तो देखिए, दोनों गैसों में क्या डिफरेंस है, दोनों गैसों में सबसे ज़्यादा डिफरेंस ये है कि जो नाम से जैसा है वही उसका डिफरेंस है। जैसे हम लोग बोलते हैं परमानेंट गैसेस, तो ये परमानेंट गैस, ये सब भी हमारा कुछ परमानेंट ही गैस है, बस ये सबसे क्या है कि अलग अलग जो पर्टिकुलर रीजन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा वो वेरी करते हैं, ठीक है। जैसे वाटर वेपर, अब देखिए हम लोग वाटर वेपर जो है ये सबसे ज़्यादा वेरी करने वाला गैस है, ठीक है। जब हम लोग देखते हैं कि इक्वेटोरियल जो क्षेत्र है 0 डिग्री वाला इक्वेटोरियल क्षेत्र, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ इस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं टेम्परेट जोन, है ना, यानी कि सनलाइट बहुत ज़्यादा आता है। तो सनलाइट यहाँ पर बहुत ज़्यादा आता है, यानी गर्मी ज़्यादा है यहाँ पर, तो
तो यहाँ पर क्या होगा, जल वाष्प ज़्यादा होगा, अगल बगल क्या ओशियन है, महासागर, उससे क्या होता है कि यहाँ पर वाटर वेपर बहुत ज़्यादा होता है, जो देखने को मिलता है लगभग 4% तक, ठीक है, 4% तक इंक्रीज़ हो जाता है। जबकि जो हम लोग पोल एरिया में जाते हैं, जैसे पोल की तरफ बात करेंगे इस एरिया में, तो यहाँ पर जो वाटर वेपर है वो लेस देन 1% हो जाता है, 1% से भी कम होने लगता है इस जगह में। तो यहाँ पर 4% इक्वेटोरियल वाले क्षेत्र में 4% हो रहा है और यहाँ पर 1% हो रहा है, तो इतना ज़्यादा जो वेरी कर रहा है अलग अलग, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का भी वही पोजीशन है कि कहीं पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा है, कहीं पर जो ठंडा वाला प्रदेश है वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कम है, ठीक है। तो इस तरह से ये गैसेस बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं वेरिएबल गैस। जबकि जो हमारा कांस्टेंट और परमानेंट गैस है, जैसे नाइट्रोजन, ये हमारा सबसे ज़्यादा हमारे वायुमंडल में 78% है ना। तो हर जगह क्या है, हमारा नाइट्रोजन मिल जाएगा, ऑक्सीजन भी मिल जाएगा, आर्गन भी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो गैसेस हैं ये सबसे ज़्यादा वेरी करती हैं। तो बेसिकली जो दो गैसेस हैं जो वायुमंडल का निर्माण करती हैं, उसको याद रखना है आपको। एक है परमानेंट गैसेस या कांस्टेंट गैस, एंड सेकेंड इज वेरिएबल गैसेस, ठीक है। दो गैसों के आधार पर वायुमंडल का निर्माण होता है। और इसको आपको याद रखना है कि कांस्टेंट गैस कौन कौन सा है, तो हमारा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन। जबकि वेरिएबल गैस कौन कौन सा है, वाटर वेपर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है, मीथेन हो गया, नियॉन, जीनॉन, क्रिप्टॉन, ये सारा हमारा क्या हो गया, ये वेरिएबल गैसेस है, ठीक है। अब जो गैसेस है वायुमंडल में, उसका हम लोग थोड़ा सा परसेंटेज देख लेते हैं कि कौन गैस के परसेंटेज कितना है, कौन गैस कितना है, कौन गैस कितना है। इसका थोड़ा सा एक जो टेबल है गैस का, उसको हम लोग देखते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट गैसेस हैं। देखिए इसमें जो है नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है हमारे वायुमंडल में 78.08%, ठीक। और हमारा ऑक्सीजन 21%, 20.95, लगभग 21%। तो 78 और 21 यानी कि 99 जो है 99% यही दोनों गैसेस मिलकर के हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है 1% बचा, और 1% में सारा गैसेस आ जाता है। तो 3 गैसेस आपको याद रखना है इसमें कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन, ठीक है। ये तीनों हमारा कौन सा हो गया, परमानेंट गैसेस या फिर कांस्टेंट गैस। और इसके बाद जो शेष है ये सारा हमारा क्या हो गया, वेरिएबल गैसेस, ठीक है। वेरिएबल गैसेस में सबसे पहले आपको देखिए ये है कार्बन डाइऑक्साइड 0.36%, उसके बाद है नियॉन है 0.02%, उसी तरह उसी के क्रम में हीलियम है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, हाइड्रोजन। तो ये एक छोटा सा टेबल है, इसको आपको लिख लेना है और आप 1-2 बार लिखिएगा, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि बेसिकली देखिए 2-3 ही गैस है जो सबसे ज़्यादा है, बाकी उसके बाद तो सिर्फ 1% से भी कम है सब, ठीक। तो इसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट गैसेस हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब गैसों को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजन गैस के बारे में, जो कि हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा है 78%। दैट मीन्स वन ऑफ द लार्जेस्ट क्वांटिटी इन एटमॉस्फेयर, जो हमारे वायुमंडल में चारों तरफ अवेलेबल है, कौन सा, नाइट्रोजन गैस। तो ये हमारे वायुमंडल में है, बट हमारे अर्थ के जो सतह पर जब ये नीचे आता है तो इसके नीचे आने का 2 सोर्स है, ठीक है। दोनों सोर्स है। सबसे पहला है एक कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक है। इसके थ्रू देखिए जैसे कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, राइजोबियम हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, एजोस्पेरिलियम और पेनिबैसिलस, ये सब जो बैक्टीरिया हैं ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं जो कुछ वेजिटेबल्स प्लांट्स होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, पूरे वायुमंडल में चारों तरफ से फैला हुआ है, ठीक है। बट ये सतह पर जब आता है तो मिट्टी में ये बैक्टीरिया क्या करते हैं कि राइबोजियम जो हो गया वो जो वेजिटेबल्स प्लांट्स होते हैं या फल सब्जी वाले जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, उसके रूट में इस नाइट्रोजन को वो फिक्स करते हैं, और उसके बाद जब हम उसको खाते हैं तो हमारे अंदर तब वो नाइट्रोजन आता है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि नाइट्रोजन के अंदर पाया जाता है एमिनो एसिड्स, यानी कि एमिनो एसिड जो पाया जाता है वो नाइट्रोजन गैस में, ठीक। तो एमिनो एसिड से क्या होता है कि इससे हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक। फल सब्जी जब हम लोग खाते हैं तो हमको उससे प्रोटीन मिलता है, तो किस कारण मिलता है, ये एमिनो एसिड के थ्रू मिलता है। और एमिनो एसिड्स कहाँ पाया जाता है, नाइट्रोजन। तो इनडायरेक्ट वे में क्या हो रहा है कि वो हमारे अंदर इंटर हो रहा है, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन हम लोग डायरेक्ट इनहेल करते हैं, है ना,
लेकिन नाइट्रोजन भी हम लोग ले रहे हैं, लेकिन वो इनडायरेक्ट वे में ले रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से ले रहे हैं। तो ये एक सोर्स हो गया नाइट्रोजन फिक्स बैक्टीरिया के तहत। क्या होता है कि नीचे आता है हमारा ये नाइट्रोजन गैस नाइट्रोजन फिक्स बैक्टीरिया के कारण। दूसरा जो सोर्स है इसका आने का, दूसरा सोर्स है वो है जब बिजली चमकता है या बारिश होता है, तो उस समय क्या होता है कि नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ या फिर हाइड्रोजन के साथ वो कंडेंस करके उस टाइम वो नीचे फिर आता है। ठीक है, तो ये दो सोर्स है नाइट्रोजन गैस का सतह पर आने का, एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के तहत, और दूसरा आपको याद रखना है क्या कि जब बिजली वगैरह चमकता है यानी क्लाउड फॉर्मेशन के टाइम में कंडेंस होकर के नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ या फिर हाइड्रोजन के साथ कंडेंस होकर के वो हमारे ज़मीन के अंदर आ जाता है नाइट्रोजन गैस। ठीक है, अब हम लोग देखिए नाइट्रोजन गैस का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो एक तो हो गया कि हमारे शरीर में वो इनडायरेक्ट वे में आ रहा है, और लेकिन हम लोग इसका यूज़ भी करते हैं बहुत जगह, जैसे आइसक्रीम बनाने में नाइट्रोजन गैस का यूज़ होता है। ठीक है, और जो एरोप्लेन है उसके टायर में भी नाइट्रोजन गैस को डाला जाता है ताकि वो जल्दी बरस्ट ना कर सके, क्योंकि जब एरोप्लेन जब नीचे लैंडिंग करता है तो उस समय प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए जनरल उसमें मतलब जो हम लोग का बाइक वगैरह में जो हवा होता है वो चीज़ नहीं दिया जाता है नाइट्रोजन गैस को एब्जॉर्ब, थोड़ा सा उसका लास्टिंग जल्दी वो बरस्ट ना कर सके, उसकी लास्टिंग बनी रहे, इसलिए उसमें दिया जाता है। और अब तो बहुत सारी कार में भी इसका यूज़ होने लगा है। उसके अलावा फिर जो बल्ब होते हैं या फिर ट्यूबलाइट, उसके अंदर भी नाइट्रोजन गैस का हम लोग यूटिलाइज़ करते हैं। और फायर डिस्टिंग्विश में यानी आग बुझाने में भी नाइट्रोजन गैस का यूज़ होता है। पेट्रोल पंप में जो छोटे छोटे सिलेंडर लगे रहते हैं, जो मॉल वगैरह में भी देखे होंगे, तो उसमें भी नाइट्रोजन गैस रहता है जो आग बुझाने में काम आता है। ठीक है, और ये तो हो गया पूरा नाइट्रोजन का जो हम लोग कहाँ का यूटिलाइज़ करते हैं। और हम लोगों ने ये भी समझा कि उसका जो दो सोर्स है ना, एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के तहत और एक कंडेंस के थ्रू, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के थ्रू कंडेंस जब होता है तो वो नीचे आता है। अब इसका जाने का जो सोर्स है वो क्या है, तो जब हम लोग कोई चीज़ जलाते हैं, ठीक है, कोई कंबस्टन होता है तो उसमें भी नाइट्रोजन गैस निकलता है, उससे क्या वापस वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। या फिर शमशान घाट में जो मुर्दा वगैरह भी जलाते हैं उससे भी नाइट्रोजन गैस निकलता है और वापस चला जाता है एटमॉस्फेयर में। उसके अलावा जब कोई चीज़ सड़ जाता है, कोई पेड़ पौधे या फल सब्जी जो सड़ने लगते हैं यानी डिकम्पोज हो जाते हैं, तो या जो कुछ एनिमल्स भी है वो अगर जंगल में दब गए, डिकम्पोज होने के बाद फिर उससे नाइट्रोजन गैस निकलता है और एटमॉस्फेयर में चला जाता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में इसी तरह हमारा नाइट्रोजन साइकिल वर्क कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन गैस के बारे में, जो कि हमारे वायुमंडल में ये सेकंड लार्जेस्ट गैस है ना, 20.95%। एंड ऑक्सीजन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, स्पेशली विदाउट ऑक्सीजन लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। बिना ऑक्सीजन का तो कोई भी जीवित प्राणी जो है वो जिंदा ही नहीं रह सकता है, ये सबको पता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, और ऑक्सीजन को हम लोग डायरेक्ट इनहेल करते हैं ना, जो हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन, इसको तो आपको ज़्यादा बताना नहीं पड़ेगा, आप जान ही रहे हैं ऑक्सीजन के बारे में। ठीक, और दूसरा कहाँ यूज़ होता है इसका, फोटोसिंथेसिस में, यानी प्रकाश संश्लेषण में भी ऑक्सीजन ज़रूरी होता है, वहाँ पर भी इसका यूज़ होता है। और ये एक चीज़ याद रखिए ऑक्सीजन के बारे में कि ये सबसे ज़्यादा जो है ना सक्रिय गैसेस हैं। ठीक है, यानी केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, रासायनिक दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा एक्टिव गैसेस माना जाता है ऑक्सीजन गैस को। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं वाटर वेपर के बारे में, यानी जलवाष्प के बारे में, जो कि हमारा क्या है, सेकंड एलिमेंट है। जो हम लोगों ने 3 एलिमेंट्स पढ़ा था, जैसे गैसेस हो गया, वाटर वेपर और एरोसोल्स। तो वाटर वेपर गैसेस के बारे में उन्होंने पूरा डिफाइन किया। अब हम आपको बताते हैं वाटर वेपर के बारे में। वाटर वेपर इज़ ऑल्सो सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेदर एंड स्पेशली क्लाउड फॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि क्लाउड फॉर्मेशन के लिए इसका जो मेन रोल होता है, ठीक है, बादल का जो बनना, इसमें बहुत बड़ा मतलब सिग्निफिकेंट रोल है इसका वाटर वेपर का। इसके बिना तो क्लाउड फॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं है। अगर जलवाष्प ही नहीं होगा तो बादल कैसे बनेगा, और अगर बादल नहीं बनेगा तो फिर प्रेसिपिटेशन भी नहीं होगा, यानी वर्षा बारिश भी नहीं होगा। ठीक है, और एक चीज़ था, क्या वाटर वेपर के बारे में आपको बताया था कि जो जलवाष्प है वो बहुत ज़्यादा वेरी करने वाला है। ठीक है, सबसे ज़्यादा वेरी करने वाला वेरिएबल गैस भी है ये। आपको जैसे बताया था कि जो इक्वेटोरियल क्षेत्र है ना, इक्वेटोरियल वाला क्षेत्र पर यहाँ पर ये 0 से 4% तक, यहाँ पर 0 से 4% तक वेरी करता है, जबकि जो पोलर वाला एरिया है यहाँ पर लेस देन 1%, 1% से भी कम होता है, इतना ज़्यादा वेरी करने वाला गैसेस है। ठीक, उसके बाद यह एक प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस भी है। ठीक है, जो ग्रीन हाउस गैस होते हैं तो उसमें से जो मेन एक गैस है वो एक वाटर वेपर है।
जो क्या करता है कि जो सन से जो हीट आ रहा है उसको रेडिएट होने नहीं देता है, ठीक है, यानी अवरोधक का काम करता है, उसमें भी उसके हीट को रोक के रखता है और क्या अर्थ में और ज़्यादा हीट को बढ़ा देता है। तो जो अर्थ का जो हीट है उसको बना के रखता है। बेसिकली याद रखिए कि ये जो है क्लाउड फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, यानी कि वाटर वेपर का बनना, वाटर वेपर के बाद आपका क्लाउड फॉर्मेशन होगा, क्लाउड का बनना, उसके बाद फिर प्रिसिपिटेशन यानी वर्षा होना, और फिर से क्या हो जाएगा वाटर वेपर। तो ये एक तरह से वाटर साइकिल जो चल रहा है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है ना, जल चक्र की तरह ये अपना काम कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग एक लास्ट गैस देख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे एरोसोल्स के बारे में। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हमारे एटमॉस्फेयर पे 0.036% है ना, इसका वेटेज है। इसका दो इंपॉर्टेंट रोल है, एक तो ये फोटोसिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वहाँ प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का। दूसरा इसको भी हम लोग कहते हैं इट इज़ ऑल्सो ग्रीन हाउस गैस, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होते हैं उसमें भी इसका मेन काम होता है कि इसका कार्बन डाइऑक्साइड का जो तापमान बढ़ा देता है। और जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है, यानी कि एक तो हम लोग ने समझा क्या कि फोटोसिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, दूसरा क्या है कि ग्रीन प्लांट्स जो है इस ग्रीन प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ मिल करके, यानी तीनों गैस मिल करके कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं इन ग्रीन प्लांट्स में, ठीक है। जब दिन में जो सनलाइट आता है, ठीक है, तो सनलाइट में क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ तीनों मिल करके कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करता है, किसमें, ग्रीन प्लांट्स में। इसका एक मेन काम ये भी है कि कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करता है इसमें, ग्रीन प्लांट्स में। और देखिए सबसे जो इसका मेन रोल है वो है टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने में। जैसे मैंने अभी आपको बोला है ना कि वाटर वेपर भी क्या था, वो एक प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस है, उसी तरह ये भी एक ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस है। खास करके जो ग्लोबल वार्मिंग होता है, हाँ, इसी के कारण होता है। इसका वायुमंडल में तो क्वांटिटी बहुत कम है, बट जितना इसका क्वांटिटी कम है वो हमारे लिए उतना ही अच्छा होता है, ठीक है, क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में सबसे बड़ा रोल इसी का होता है। तो जो सनलाइट से जो हीट आ रहा है, ठीक है, दिन में तो वो हीट आ रहा है, सूर्यास्त के बाद भी वही क्या होता है कि सूर्यास्त तब हो गया यानी कि सनलाइट तो ख़त्म हो गया, लेकिन उसका हीट कंटिन्यू बना रहा है। तो वो हीट जो अर्थ में कंटिन्यू बना हुआ है हमारे वायुमंडल में, इसमें पीछे कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है, कि ये क्या करता है कि उसको वापस से रेडिएट होने नहीं देता है और उसको रोक करके रखता है, किसको, जो सन का जो हीट था उस हीट को रेडिएट होने नहीं दिया, उसको अवरोधक बन करके उसको रोक लिया, और जिससे क्या हुआ कि हमारा वायुमंडल जो टेम्परेचर है उसमें इंक्रीज़ होने लगता है। इसके अलावा जो बहुत सारे फैक्ट्रीज़ वगैरह भी होते हैं या मोटर व्हीकल से भी क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जिससे क्या होता है कि वो उसके हीट को यानी टेम्परेचर को और बढ़ा देता है, और टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ होगा तो आपका ग्लोबल वार्मिंग बनेगा। इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने में सबसे बड़ा जो मेन रोल होता है ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो बेसिकली ये कुछ गैसेस हैं जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है इसके बारे में। और अब एक जो थर्ड एलिमेंट्स है हमारा एरोसोल्स, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं एरोसोल्स के बारे में, जो क्या था हमारा थर्ड एलिमेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर, है ना, यानी कि हमारा क्या हो गया ये थर्ड एलिमेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर। जो तीन एलिमेंट्स था हमारा उसमें तीसरा एलिमेंट्स क्या था हमारा एरोसोल्स। और क्या होता है एरोसोल्स, तो एरोसोल्स देखिए जो वायुमंडल में जो निलंबित कणिकीय पदार्थ हैं, ठीक है, जिसको हम लोग कह सकते हैं SPM कहते हैं, यानी कि सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। तो जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट जो मैटर होते हैं, खास करके जैसे जिसको हम लोग कह सकते हैं स्मॉल सॉलिड पार्टिकल, ठीक है, जो छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल सब है, जैसे मेटेरॉइड्स हो गया, डस्ट हो गया, और जो वॉल्केनिक इरप्शन का जो एसेस होता है, यानी ज्वालामुखी उद्गार के बाद जो उसका राख सब जो बन करके उड़ जाता है, और जो हमारा धुलकन है, तो ये सारे चीज़ क्या है, ये एक सॉलिड रूप है ना, ये एक छोटा छोटा कण है, उस कण के रूप में क्या चारों तरफ वायुमंडल में घूम रहे हैं, यानी इंडिपेंडेंट होकर के, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर, यानी कि निलंबित कण के पदार्थ जो होते हैं वो पूरे वायुमंडल में चारों तरफ है, हाँ, उसी को हम लोग कहते हैं एरोसोल्स, ठीक है।
अब देखिए है ये बहुत मतलब कम क्वांटिटी में, लेकिन इसका जो है हमारे वायुमंडल में बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले होता है। जैसे कि जब हम लोग बात कर रहे थे अभी वाटर वेपर के बारे में कि वाटर वेपर क्या करता है, वाटर वेपर जलवाष्प होगा, तो जलवाष्प होने के बाद वो कंडेंसेशन होगा, उसके बाद ही उसके बाद ही वो प्रिसिपिटेशन होगा, वर्षा होगा। तो कंडेंसेशन होने के लिए तो उस वाटर वेपर को कुछ चाहिए। वाटर वेपर क्या है, गैस का एक जल का एक गैसीय रूप है। तो जो जल है वो एकदम बूंद के रूप में यानी ड्रॉपलेट्स के रूप में वो क्या करता है, चारों तरफ पूरा वायुमंडल में घूम रहा है। तो वो जो ड्रॉपलेट्स है यानी कि बूंद है, उसको तो चाहिए कोई सरफेस जिस पर वो जा कर के बैठेगा और फिर कंडेंसेशन करेगा। तो वहाँ पर उस समय उसको मिलता है ये सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है। ये सॉलिड पार्टिकल्स जो है उस कंडेंसेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी सॉलिड पार्टिकल्स में वो बूंद टकराती है और उस पर टकराने के बाद तब वो कंडेंसेशन होता है, उसके बाद फिर प्रिसिपिटेशन होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया कि हर गैस जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, और जो गैस का जो कम वेटेज है, जैसे हम लोगों ने बताया, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नाइट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा है, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है ना, 99% तो ये दोनों गैस मिल करके हो जाता है। 78% नाइट्रोजन गैस है, 21% आपका ऑक्सीजन है। लेकिन बाकी जो 1% गैस है, अदर गैसेस, वो छोटे छोटे ही है, यानी कि उनका वेटेज बहुत कम है, बट उनका रोल बहुत सिग्निफिकेंट है, रोल प्ले करता है। तो इस तरह का जो गैसेस है एरोसोल्स, जो धूलकण बन करके उड़ रहा है वायुमंडल में, इनका भी बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले होता है वायुमंडल में, क्योंकि हर इन जो गैस होता है एक दूसरे से वो इंटरकनेक्टेड है और उसका अपना एक इम्पोर्टेंस है। तो ये था एरोसोल, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एरोसोल्स कहते हैं। तो गाइस आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो लेक्चर है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर वो आपको पूरा समझ में आया हो। काफ़ी विस्तार से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। और जो इसका सेकंड टॉपिक बचा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, उसको मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में अपलोड कर दूँगा जल्दी। तो बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।